हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेब एकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड टी बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। सिंगली रेनफोर्स्ड टी बीम का लिमिट स्टेट मेथड से एनालिसिस डिस्कस करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से एनालिसिस हमने यूनिट सेकंड में डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट डिटर्मिनेशन होगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, जिसे एक्स यू मैक्स या एक्स यू लिमिट से हम लोग डिनोट करते हैं। एक्स यू लिमिट या एक्स यू मैक्स से डिनोट करते हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस को फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे, एक्स यू मैक्स इक्वल टू 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू डी, जहाँ पर एफ वाई है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड स्मॉल डी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ये एक्सप्रेशन का डेरिवेशन हमने यूनिट 5 में डिस्कस किया है। एक्सयूमैक्स को फाइंड करने के लिए डायरेक्टली हम फार्मूले जो यूज करते हैं डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, वो है Fe250 के लिए 0.53D, Fe415 के लिए 0.48D एंड Fe500 के लिए 0.46D। फर्स्ट डिटर्मिनेशन हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। टी बीम के लिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे उसके लिए हम दो केस डिस्कस करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट होगा व्हेन न्यूट्रल एक्सेस लाइज इन फ्लैंज एरिया और केस सेकेंड होगा व्हेन न्यूट्रल एक्सेस लाइज इन वेव एरिया। तो जब फ्लैंज एरिया में न्यूट्रल एक्सेस लाई करेगा मींस एक्स यू लेस देन डी एफ, एंड जहां पर एक्स यू क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, एंड डी एफ है डेप्थ ऑफ फ्लैंज। और केस सेकेंड में हो जाएगा जब न्यूट्रल एक्सेस वेव एरिया में लाई करें मींस एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ। अब वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, व्हेन न्यूट्रल एक्सेस लाइज इन फ्लैंज एरिया। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, बीम बनाएंगे। हमने टी बीम ड्रॉ किया, उसकी डायमेंशन शो कर दी, इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम बी एफ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम स्मॉल डी, एरिया ऑफ स्टील टेंशन स्टील ए एस टी एंड विड्थ ऑफ द वेव बी डब्ल्यू। फ्लैंज एरिया में न्यूट्रल एक्सेस लाई करता है, इसलिए हम यहाँ पर इस पोर्शन में मार्क कर लेते हैं फ्लैंज में कि न्यूट्रल एक्सेस है ये, जिसकी डेप्थ एक्स यू है। इसके लिए हम स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेन डायग्राम हमें पता है लिमिट स्टेट मेथड में ड्रॉ करते हैं। जो हमने स्ट्रेन डायग्राम को ड्रॉ किया, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू होती है कंप्रेशन जोन में वो होती है 0.0035 या 0.35% जिसे बोलते हैं, और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस, जहाँ पर ई एस है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील प्लस 0.002। ये डिस्टेंस एक्स यू है तो इतनी डिस्टेंस हमारी डी माइनस एक्स यू हो जाएगी। स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमें पता है जो लिमिट स्टेट मेथड होता है उसमें स्ट्रेस डायग्राम कुछ पोर्शन पैराबोलिक होता है और कुछ पोर्शन स्ट्रेट होता है। तो यहाँ से सपोज करते हैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नीचे का पोर्शन नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऊपर के पोर्शन में ये इतना पोर्शन सपोज करते हैं पैराबोलिक है और ये पोर्शन हमारा स्ट्रेट है, और यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है सी। हमें पता है लिमिट स्टेट मेथड में जो कंप्रेसिव फोर्स सी लगता है टोटल, उसकी वैल्यू जो आती है 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू होता है, और इसका पॉइंट ऑफ एक्शन जो होगा वो होगा, क्योंकि स्ट्रेस ब्लॉक का जो सी जी होता है इसके लिए भी एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया है, वो होता है एट द डिस्टेंस ऑफ 0.42 एक्स यू। ये 0.42 है, इसको यहाँ लिख देते हैं 0.42 एक्स यू। हमें पता है टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच की दूरी, कंप्रेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंसाइल फोर्स इस डायरेक्शन में मार्क कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। तो यहाँ पर जो लीवर आर्म की वैल्यू है वो आएगा डी माइनस 0.42 एक्स यू। केस फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि जब केस फर्स्ट लाई करे ऑकर करे मींस व्हेन एक्स यू इज लेस देन डी एफ देन द टी बीम्स इज लाइक एन ऑर्डिनरी बीम, ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर बीम एंड इट्स विड्थ इज टेकन बाय बी एफ। मींस जो टी बीम है इस केस के लिए एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करता है, बस चेंजिंग क्या होता है, जो बी होता है विथ ऑफ द बीम रेक्टेंगल के केस में यहाँ इफेक्टिव विथ ऑफ द फ्लैंज लिया जाता है टी बीम के केस में। मींस यहाँ पर जो फार्मूला है जो बी होगा हमारा बी एफ में चेंज हो जाएगा टी बीम के केस में।
तो हम डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना रहेगा केस फर्स्ट के लिए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट देखते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए हमें पता है लिमिट स्टेट मेथड में टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स को इक्वेट किया जाता है। तो हम इक्वेट करेंगे टोटल कंप्रेसिव फोर्स एंड टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल टेंसाइल फोर्स की वैल्यू हमें पता है 0.87 FyAST एंड टोटल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू पता है 0.66 FCK BF इंटू XU। यहाँ पर जो B था नॉर्मल बीम के केस में, ये BF हो जाएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे और XU का एक्सप्रेशन हम फाइंड कर लेंगे। XU का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 0.87 FyAST डिवाइड बाई 0.36 FCK BF इंटू XU। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पर भी फार्मूला नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम वाला ये जो ना, बस केवल जो B होगा वो BF हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंप्रेशन साइड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 0.36 FCK BF हो जाएगी और D माइनस 0.42 XU लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें पता चल जाएगा। टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए 0.87 FyAST इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, ये टेंशन साइड से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और का फार्मूला केस फर्स्ट के लिए। अब देखते हैं हम केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, जब न्यूट्रल एक्सिस वेव एरिया में लाई करे, मीन्स XU की वैल्यू DF से ज़्यादा होना चाहिए। अब इस केस सेकंड के लिए भी हम दो सब केस डिस्कस करते हैं, सब केस फर्स्ट एंड सब केस सेकंड। सब केस फर्स्ट क्या होता है कि जब DF की वैल्यू, क्योंकि XU की वैल्यू DF से तो ज़्यादा होना ही है, बट DF की वैल्यू जब फर्स्ट सब केस फर्स्ट में 3/7 XU से कम होगा। 3/7 XU जो होता है इसको हम 0.43 या 0.42 XU भी लिख सकते हैं। और केस सब केस सेकंड में DF की वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 3/7 XU होगा। इस केस के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो 1 बाई 1 सब केस डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम सब केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे केस सेकंड के लिए। when XU is greater than DF but DF की जो होगा लेस देन 3/7 XU। 3/7 XU 0.42 XU लिख सकते हैं या 0.43 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो 3/7 की वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 0.428 के आसपास आती है। तो सब केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके लिए अब हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे और बीम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो हमने बीम क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ किया, इफेक्टिव विड्थ को मार्क कर दिया BF, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम D, और ये होगा हमारा डेप्थ ऑफ द फ्लैंज DF, जो स्लैब थिकनेस के बराबर होता है। AST एरिया ऑफ टेंशन स्टील, BW विड्थ ऑफ द वेव। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। हमें पता है इसको एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। दो पार्ट में एक हमारा जो होगा वेव वाला पोर्शन है, एक रेक्टेंगुलर बीम पूरा कंसिडर कर लेंगे फर्स्ट पोर्शन, और सेकेंड पोर्शन हम कंसिडर करेंगे जो हमारा ये हैच पोर्शन है। तो देखो इतना पोर्शन हमारा BW है, विथ क्या है इस बीम की विथ जो है BW है। तो इस पोर्शन को अगर निकाल दिए फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास जो ये पोर्शन बच रहा है और ये इसकी जो विथ बचेगी वो बचेगी BF माइनस BW। न्यूट्रल एक्सेस वेव एरिया में लाई करेगा, तो वेव एरिया में हमने मार्क कर दिया न्यूट्रल एक्सेस है, जिसकी डेप्थ कितना XU है। तो ये डिस्टेंस XU हो जाएगी, तो इतनी डिस्टेंस हमारा हो जाएगा D माइनस XU। अब हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किए हैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। हमें पता है कुछ पोर्शन पैराबोलिक होगा, कुछ स्ट्रेट होगा। सपोज करते हैं यहाँ तक पोर्शन पैराबोलिक है, फिर उसके आगे स्ट्रेट पोर्शन है। पोर्शन फर्स्ट के लिए जो पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड क्या बना हुआ है, जो पोर्शन फर्स्ट है यहाँ पर उसके लिए कंप्रेसिव फोर्स की जो वैल्यू है वो C1 है, और पार्ट सेकंड जो है मीन्स जो फ्लैंज वाला पोर्शन है, जो हैच पोर्शन, उसके लिए जो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू से पूछ करते हैं वो C2 एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर समझना पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्या है। पहले यहाँ की इस फिगर को देख लेते हैं। ये हमने पार्ट फर्स्ट इसको कंसिडर किया है। पार्ट फर्स्ट हमारा हो जाएगा ये रेक्टेंगुलर, जिसकी इफेक्टिव डेप्थ D हो जाएगी और विड्थ कितना हो जाएगा BW। इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया हमने। तो हमें पता जो C1 एक्ट करता है बीम के केस में, हमने पता क्या डिस्कस किया इसके लिए एक्सप्रेशन कि जो C1 एक्ट करेगा मीन्स ये नॉर्मल बीम के केस में जो एक्ट करता है, इसके लिए जो स्ट्रेस ब्लॉक का CG होता है 0.42 XU होता है। तो जो C1 का पॉइंट ऑफ एक्शन होता है कंप्रेसिव फाइबर से वो हो जाएगा 0.42 XU, और C1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.36 FCK। यहाँ पर हमने मेंशन किया, यहाँ पर देख लेते हैं। C1 की जो वैल्यू हो जाएगी 0.36 FCK, ये हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, जो पार्ट फर्स्ट है इसकी विथ कितना BW इंटू XU, तो ये हो जाएगा C1 की वैल्यू। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू हम नोट कर देते हैं। C1 की वैल्यू 0.36 FCK
BW इंटू XU। अब उसके बाद पार्ट सेकंड हमने यहाँ पर ड्रा किया, जो पार्ट सेकंड जो हमारा BF माइनस BW इतना पोर्शन हो जाएगा, ये हमने इमेजनरी डॉटेड लाइन यहाँ शो कर दिया, ये AST। अब यहाँ पर देखना होगा पार्ट फर्स्ट के लिए जो AST होगा हमारा, AST जो होगा पार्ट फर्स्ट के लिए AST1 और पार्ट सेकंड के लिए AST2 हो जाएगा, और दोनों का समेशन जो होगा AST के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AST1 और ये लिखेंगे AST2। ठीक, अब इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है जो फ्लैंज वाला पोर्शन है हमारा, इसके ये हमारा क्या रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो इसमें जो फोर्स एक्ट करेगा वो इसके CG पर एक्ट करेगा। तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो इसका CG कितना हो जाएगा, DF इसकी टोटल डेप्थ है, DF, तो इसका CG हो जाएगा DF/2, और ये C2 की वैल्यू हो जाएगा। अब C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है जो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स होता है, देखो इस डायग्राम में समझते हैं, जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू होती है 0.446 FCK के लिमिट स्टेट मेथड में, और जिसको 0.45 FCK के बराबर हम लिख सकते हैं। तो हमें C2 की जो वैल्यू फाइंड होगी करना होगा, C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, मैक्स यहाँ पर C2 के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी 0.45 FCK या 0.446 FCK इंटू एरिया। अब एरिया कितना हो जाएगा, विथ, तो ये सेकंड पोर्शन के लिए जो विथ की वैल्यू कितना, BF माइनस BW ये पोर्शन इंटू डेप्थ, और इसके लिए जो डेप्थ की वैल्यू है DF है, तो यहाँ पर ये DF से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, C2 की वैल्यू यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, ये नोट भी है 0.446 FCK BF माइनस BW इंटू इफेक्टिव डेप्थ। ठीक, पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन कितना है, DF/2 पर है। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों केस के लिए अलग अलग लीवर आर्म होगी। तो लीवर आर्म फर्स्ट जो होगी क्या होगी, C1 से लेकर TU तक की डिस्टेंस, तो ये कितना है TU 0.87 FY AST है, इसको कंप्रेस पूरा फोर्स लिखते हैं। T2 की वैल्यू यहाँ पर AST1 हो जाएगा फर्स्ट के लिए, और T2 के लिए 0.87 FY AST2 हो जाएगा। तो लीवर आर्म फर्स्ट की जो वैल्यू है D माइनस 0.42 XU, क्योंकि 0.42 XU डिस्टेंस पर ये एक्ट कर रहा है। और लीवर आर्म सेकंड की जो वैल्यू होगी C2 से लेकर TU तक की वैल्यू वो हो जाएगा D, और यहाँ पॉइंट ऑफ लाइन एक्शन कितना DF/2, तो ये हो जाएगा D माइनस DF/2, ये हो जाएगा लीवर आर्म सेकंड, जिसे Z2 से भी डिनोट कर सकते हैं। मीन लीवर आर्म को Z से, तो लीवर आर्म फर्स्ट के लिए Z1 और लीवर आर्म सेकंड के लिए Z2। तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट डायग्राम में भी हमने शो कर दिया सारे नोटेशन कि जो C2 की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू क्या होगी, और लीवर आर्म सेकंड की वैल्यू क्या होगी, और लीवर आर्म फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी। तो इस डायग्राम से यहाँ कंप्लीटली समझ सकते हैं, और उसको डिटेल में समझने के लिए उसका सब पार्ट जो है हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं इसके लिए केस सेकंड के लिए जो सब केस फर्स्ट है उसमें हम देखते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला। अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के लिए हमें पता है टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स को इक्वेट करते हैं, और यहाँ पर जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है C1 प्लस C2 है, मतलब पार्ट फर्स्ट के लिए बीम के और पोर्शन सेकंड के लिए बीम। अब C1 C2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। C1 की वैल्यू हमने देख लिया क्या है 0.36 FCK BW इंटू XU, प्लस C2 की वैल्यू 0.45, जो 0.446 है उसी को 0.45 लिख ले रहे हैं, 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF, और TU की वैल्यू भी हमें पता हो जाएगी 0.87 FY AST। अब क्या करेंगे, दोनों के इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद हम जो है एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे XU को, दोनों के इक्वेट किए और यहाँ से ट्रांसफर कर लिए XU, तो हमारे पास आ गया 0.87 FY AST माइनस 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF डिवाइड बाई 0.36 FCK BW। ये हो गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होगा MU, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि दो कंप्रेसिव फोर्स है तो दोनों कंप्रेसिव मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो इक्वल होता है कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, जिसे Z से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पर कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो यहाँ पर दो कंप्रेसिव फोर्स है इसलिए C1, और लीवर आर्म भी दो हैं इसलिए LA1 लीवर आर्म फर्स्ट एंड C2 इंटू लीवर आर्म सेकंड। C1 LA1 और LA2 और C2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। C1 की वैल्यू हमें पता है 0.36 FCK BW इंटू XU, ये C1 की वैल्यू हो गई, इंटू Z1 या लीवर आर्म फर्स्ट की वैल्यू हो गई है, ये C1 की वैल्यू, ये लीवर आर्म फर्स्ट। फिर उसके बाद C2 की वैल्यू हमने पुट किया 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF, और ये हो गया C2 की वैल्यू, और ये हो गया हमारा लीवर आर्म सेकेंड D माइनस DF/2, और इसको फाइनली हमने इसका फार्मूला फाइंड कर लिया।
फिर उसके बाद देखते हैं टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, तो T1 T2 में डिवाइड कर लेते हैं, तो T1 के लिए ST1 वैल्यू हो जाएगी, T2 के लिए AST2 हो जाएगी। इसको ME1 टेंशन साइड से और ME2 टेंशन साइड से लिख सकते हैं, इसको ME1 इसको ME2 टेंशन साइड के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ME1 कंप्रेशन साइड में और ME2 कंप्रेशन साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.87 FY AST1 T1 के लिए इंटू लीवर आर्म फर्स्ट प्लस 0.87 FY AST2 T2 के लिए और D माइनस डी एफ बाई टू लीवर आर्म सेकंड। तो यहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से पता चल सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं डिजाइन फार्मूला क्या होगा। अगर डिजाइन फार्मूला मतलब हमें AST1 और AST2 की वैल्यू अगर फाइंड करना है, ये हमारा डिजाइन फार्मूला, तो उसके लिए क्या करेंगे, AST1 फाइंड करने के लिए C1 और T1 को इक्वेट कर देंगे और AST2 फाइंड करने के लिए C2 और T2 को इक्वेट कर देंगे। तो जब C1 और T1 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा AST1 इक्वल टू 0.36 FCK BW इंटू XU डिवाइड बाई 0.87 FY। और जब C2 और T2 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, दोनों इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा 0.36 FCK BF माइनस BW इंटू DF डिवाइड बाई 0.87 FY। और AST जो हमारा इक्वल होगा वो होगा AST1 प्लस AST2 के बराबर होगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा डिजाइन फार्मूला सब केस फर्स्ट के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सब केस सेकेंड, ये हमारा सब केस सेकेंड है। केस सेकेंड के लिए इसमें क्या है, XU की वैल्यू DF से ज़्यादा होना है, बट जो DF की वैल्यू होगी 3/7 XU से कम हो गया, 0.42 XU है या 0.43 भी लिख सकते हैं, XU से ज़्यादा हो रहा है। DF की वैल्यू 3/7 XU से ज़्यादा, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। फिर इन दिस केस द स्ट्रेस वैल्यू इन द फ्लैंज एरिया इज नॉट कांस्टेंट, सो स्ट्रेस डायग्राम फॉर फ्लैंज पोर्शन इज पार्टली रेक्टेंगुलर एंड पार्टली पैराबोलिक। इस केस में क्या होता है, जो फ्लैंज का पोर्शन है उसके लिए जो स्ट्रेस की वैल्यू, ये हमारा फ्लैंज होता है टी बीम के केस में, और इस फ्लैंज के केस में जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी सब केस सेकंड के लिए, वहाँ पर वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से जब कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, जब स्ट्रेस डायग्राम हम बनाएंगे तो फ्लैंज वाले पोर्शन में कुछ पोर्शन उसका पैराबोलिक बनेगा, मीन्स अगर ऐसा कोई डायग्राम बना तो कुछ पोर्शन पैराबोलिक और कुछ पोर्शन उसका स्ट्रेट बनेगा। जबकि हम देख रहे थे सब केस फर्स्ट में जो फ्लैंज का पोर्शन है वहाँ के लिए जो स्ट्रेस डायग्राम बन रहा था उसके लिए वो पूरा स्ट्रेस डायग्राम पूरा स्ट्रेट था, ठीक है, मीन्स रेक्टेंगुलर था। बट यहाँ पर क्या होगा, पार्टली पैराबोलिक होगा और पार्टली रेक्टेंगुलर होगा। तो उसके लिए हम डायग्राम ड्रा करेंगे। टी बीम हमने लिया, सारे डायमेंशन मार्क कर दिए, इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव डेप्थ, एरिया ऑफ टेंशन स्टील, विथ ऑफ वेब सभी को मार्क लिया एंड डेप्थ ऑफ फ्लैंज को। अब यहाँ पर हमें पता है क्योंकि फ्लैंज वाले पोर्शन में कुछ पोर्शन पैराबोलिक बनेगा, कुछ स्ट्रेट। तो ये पोर्शन सपोज करते हैं स्ट्रेट में रेक्टेंगुलर है और ये पोर्शन यहाँ तक जो है फ्लैंज के पोर्शन में पैराबोलिक सेक्शन बन रहा है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें पता है 0.45 FCK हो गया, मीन 0.446 FCK भी इसको बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सेस वे भी एरिया में लाई करेगा, न्यूट्रल एक्सेस को यहाँ मार्क कर लिया। न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ को मार्क करना चाहें तो यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं, ये कितना होगा XU। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा D माइनस XU। यहाँ पर कंप्रेसिव को C1 और C2 एक करना है, तो इसको समझते हैं। क्या बोला गया है, जो फ्लैंज एरिया है उसमें कुछ पोर्शन पैराबोलिक होता है और कुछ पोर्शन रेक्टेंगुलर। तो हमने इतने पोर्शन को सपोज किया पैराबोलिक है, इसको हमने यहाँ अलग से मार्क कर दिया समझने के लिए। BF माइनस BW क्या है, इस पोर्शन को, ये पार्ट सेकंड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो ये है पोर्शन सेकंड की बात हो रही है, यहाँ पर जो होगा ये पोर्शन सेकंड है। पार्ट फर्स्ट अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पोर्शन सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से पार्ट फर्स्ट निकाल दिया गया तो हमारे पास जो बिट बचेगा कितना बचेगा, BF माइनस BW, जैसा कि अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। और डेप्थ ऑफ फ्लैंज को मार्क कर लिया और उसके लिए स्ट्रेस डायग्राम को हमने यहाँ पर दिखा दिया। और इसमें क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। अब देखते हैं एनालिसिस पर्पज के लिए हमें क्या करना होगा। फॉर द एनालिसिस पर्पज जो हम एक इक्विवेलेंट सेक्शन कंसीडर करते हैं और उस इक्विवेलेंट सेक्शन की जो डेप्थ होती है उसको हम मान लेते हैं YF। तो YF डेप्थ का एक इक्विवेलेंट सेक्शन सपोज करते हैं। विथ क्या रहेगा, वही रहेगा BF माइनस BW। और इस इक्विवेलेंट सेक्शन में ये ज्यूम करते हैं कि जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट है। कितना कांस्टेंट होगा, 0.446 FCK या 0.45 FCK जिसे बोलते हैं। तो ये YF डेप्थ का हमने सेक्शन मान लिया। अब हमें पता है रेक्टेंगुलर पोर्शन है यहाँ पर, क्योंकि इक्वल वैल्यू है तो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर सेक्शन, यहाँ के लिए जो
कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू होगी सी या C2 इसको यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो उसका CG कितना होगा YF/2 होगा, तो इसका जो पॉइंट ऑफ लाइन एक्शन होगा वो YF/2 पर होगा, जैसा कि यहाँ पर ये मेंशन है। अब देखते हैं आगे YF की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने YF डेप्थ का सेक्शन मान लिया है। अब YF की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हम IS कोड यूज करेंगे, IS कोड 5456/2000 पेज नंबर 97 पर दिया है फार्मूला 0.15XU + 0.65 DF कंसिडर करेंगे। अब क्या होगा, ये YF हमने कंसिडर कर लिया। अब YF की वैल्यू पता चलने के बाद हमें ध्यान रखना है कि अब ये जो केस है, ये केस सिमिलर हो गया केस सब केस फर्स्ट की तरीके से, जो इससे पहले हमने केस कंसिडर किया था सेम वही केस हो गया। बस चेंजिंग क्या आएगा, जो भी फार्मूले हम यूज करेंगे वो सारे के सारे फार्मूले हम यूज करेंगे वही, बस जो DF था DF की जगह पर हम क्या कर लेंगे YF को यूज कर लेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ दिस बिकम सिमिलर टू सबकेस फर्स्ट यहाँ पर इसको हटा देते हैं, सबके फर्स्ट के तरीके सिमिलर हो गया। बस चेंजिंग क्या आएगा, ओनली चेंज DF इंटू YF। ठीक, सारे फार्मूले यही वही यूज हैं, बस केवल DF की जगह पर हम YF यूज कर देंगे। तब आगे हम देखते हैं इसके लिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या हो जाएगा। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, CU को TU के इक्वल कर देंगे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, और CU की वैल्यू C1 + C2 हो जाएगा, और TU की वैल्यू हमें पता है। तो अब क्या करेंगे, सारे फार्मूले वही यूज करना है, बस क्या करना रहेगा, जो DF था वहाँ पर हम YF यूज कर लेंगे। तो देखते हैं C1 की वैल्यू हमने पुट किया और C2 की वैल्यू पुट किया। C1 की वैल्यू है 0.66 से FCK BW इंटू XU प्लस C2 की वैल्यू 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF, जो कि सबके फर्स्ट में क्या था, ये DF था, तो ये DF की जगह पर यहाँ पर YF यूज कर लिया गया, इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST, और यहाँ से ट्रांसफर करके हम XU की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला। फिर सेकंड देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फार्मूले को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर कंप्रेशन साइड में फाइंड करने के लिए रहेगा कि C1 C2, तो लीवर आर्म फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर कंप्रेशन साइड में जो होगा C1 A1 को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट, एंड C2 LA2 को लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकंड। कंप्रेशन साइड में होगा तो कंप्रेशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर C1 LA1 सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया C1 की वैल्यू, और ये आगे हो गया हमारा लीवर आर्म फर्स्ट की वैल्यू। फिर उसके बाद C2 की वैल्यू हमने पुट कर दिया, और लीवर आर्म सेकंड, ये जो DF था क्या हो गया YF हो गया यहाँ पर YF/2। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में आ गया। अब डिजाइन फार्मूला अगर फाइंड करना है, मतलब AST1 और AST2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी C1 और T1 को इक्वेट कर देना है। C1 T1 की वैल्यू हमें पता है और C2 T2 की भी पता है, तो यहाँ पर जो C1 और T1 को इक्वेट करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास आएगा AST1 के लिए 0.66 FCK BW इंटू XU डिवाइड बाई 0.87 FY, और जब C2 T2 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर AST2 का फार्मूला आएगा 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF डिवाइड बाई 0.87 FY। तो यहाँ पर हमारा जो है एनालिसिस कंप्लीट होता है, और यहीं पर क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी। थैंक यू।